ठीक है जी। आप लोगों को मोहित भाई ने एक बात कही है सवाल करने की, और सवाल करना भी मैंने इसी तरीके से सीखा है। तो मैं अपनी चीज़ एक बार शेयर करूंगा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, कि आप सीधा डीएम के पास जाकर सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसा कई लोगों को है कि नहीं पूछ सकते हैं, हालांकि उन्होंने बताया और वो आगे भी बताएंगे। मैं बोलता हूँ आप हर जगह सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ भी आप हैं आप सवाल कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास खाली डीएम नहीं आएगा और बहुत सारी चीज़ आपके साथ आ रही हैं। जैसे अपार आईडी भी हो गया, कुछ भी हो गया, इवन कि आपको आप कुछ भी लेने जा रहे हो तो आपसे आधार मांग लेते हैं, और आधार मांगते हो आप कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेरे साथ जब ऐसा होता था तो मैं क्वेश्चन करता था, सीखा है मैंने, जेएसएम से सीखा है मैंने, इन्हीं लोगों से सबसे सीखा है, सीखते हुए यहाँ पहुँचे हैं अभी। ठीक है, मुझसे शुरुआत की गई, मैंने इंश्योरेंस कराया था अपनी कार का, मेरी कार हिट हुई, एक्सीडेंट हुआ। इंश्योरेंस वाले बोलते हैं जी अपना आधार दे दो, आरसी दे दो। मैंने कहा बस एक ही काम कर दो, मैं आधार भी दूंगा, मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए जो ये कहता हो कि आधार मैंडेटरी है। वो कहते हैं कि आपका ये पास नहीं होगा, आपका इंश्योरेंस जो है नहीं मिलेगा क्लेम। मैंने कहा वो मैं देख लूँगा, बस मुझे ये पहले प्रोवाइड करा दो। मैंने 2 बार एक्सीडेंट अपना लिया है, आधार नहीं दिया, बिना आधार के उन्होंने पास किया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने इसी चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट किया स्कूल के ऊपर। मेरे वर्कर थे, उनका मुझे बच्चों का एडमिशन कराना था प्राइमरी स्कूल में। वहाँ मैं गया, मैंने कहा भाई एडमिशन कराना है, कहता हाँ जी आधार लगेगा, ये लगेगा। मैंने सोचा चलो यार सरदर्द मुक्त करो, पहले एडमिशन कराओ। मैंने भेज दिया उनको, वो बेचारे 2 घंटे लाइन में लगे। उसके बाद बोलते कि अपना आधार लेके आओ और अपने बच्चों का भी लेके आओ, जो भी 3 मेरे ख्याल 4 वो 6-7 साल के बच्चे थे, उनका आधार। वो मेरे पास आए, कहते भैया वो तो आधार मांग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो भैया, पहले तो एक्सपेरिमेंट मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं फिर उस स्कूल में गया, मैंने कहा जी आधार मैंडेटरी है? कहता जी हाँ। मैंने कहा वो दिखाओ ज़रा जो दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि आधार मैंडेटरी है। मुझे इशारा करता है कि वो रहा प्रिंसिपल रूम, चले जाइए। मैं प्रिंसिपल रूम में गया, मैं प्रिंसिपल के सामने बैठा। मैंने कहा जी बस मुझे बताइए बिना आधार के नहीं होगा एडमिशन? कहते हैं नहीं होगा। मैंने कहा अब मुझे वो डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें लिखा हो, क्योंकि केवल आपको 2 जगह आधार चाहिए, केवल 2 जगह। पहला, जब आप दान दे रहे हो यानी कि टैक्स, ठीक है, ये आप सरकार को देते हो, उस टाइम आपको आधार चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप उससे भीख ले रहे हो यानी कि सब्सिडी। केवल इन 2 जगह के अलावा तीसरी जगह कहीं पर मैंडेटरी नहीं है आधार। वो भी तब किया था जब प्राइवेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा था कि जी हम कैसे पहचानेंगे किसको हमने दिया है, इस वजह से वो मैंडेट किया था, अदरवाइज वहाँ भी मैंडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आधार आपका कहीं मैंडेट नहीं है। अभी एसआईआर की जो बात की है उसके जो पीछे है वो सारी चीज़ें हैं। मैंने एसआईआर का फॉर्म जब देखा तो उस पर नाम लिखा है, आपका नाम नीचे, और नीचे लिखा आधार। आधार के साथ में ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल, छोटे अक्षरों में। वो कोई नहीं पढ़ रहा है, आधार नंबर लिख के जा रहे हैं सब। ऑप्शनल को कोई पढ़ता ही नहीं है कि उसमें ऑप्शनल है, क्योंकि वो आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी है एसआईआर का भी। ठीक है, तो आप अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भी भरेंगे तो भी उनके पास पूरा डेटा आपका है, क्योंकि वो शुरू से ले चुके हैं। उनकी एक्सरसाइज इसी तरीके से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी करेंगे वो, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। वो ऊपर से जो 11 फैमिली हैं उनके हिसाब से चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना है। वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए आपकी पूरी पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए। जब एक जगह आ जाएगी तो एक बटन दबाना है, ख़त्म आदमी। ठीक बोला उमित भाई? तो ये टोटल सारा जो एक्सरसाइज जितनी भी हो रही है सेंट्रलाइज करने के लिए हो रही है। पहले हम सारे डिसेंट्रलाइज थे, अभी वो सबको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो कोशिश जितनी हो सके आपसे, आप लोग ये कीजिए कि सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज रहें। यानी कि आधार जहाँ भी जोड़ने की बात करें तो पहला सवाल एक ही, शुरुआत वहाँ से कर देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक जीत, छोटी सी जीत आपको एक अगले लेवल पर लेके जाएगी। जहाँ पर भी हैं, सामने वाले ने आधार मांगा, बताओ दिखाओ मुझे, आधार के बिना नहीं हो सकता क्या? मैंने अपना मोबाइल नंबर नया लिया, बिना आधार के लिया। मैं बैंक में गया, बैंक में बिना आधार के उसको चेंज कराया नंबर को, आधार नहीं दिया मैंने उसको। मुझे परेशानी हुई, उन्होंने बोला नहीं होगा। मैंने कैसे नहीं होगा, दिखाओ मुझे। बस मैं उस पर अड़ता तो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा दो।
और मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए आप लोगों का कि दिखाओ, ठीक है जी। क्योंकि अपार आईडी जब बनी थी उस टाइम भी यही चल रहा था कि अभिभावक ये कह रहे थे कि हमें नहीं बनवानी, तो टीचर बोल रहे कि लिख के दो कि हमें नहीं बनवाना। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? हुआ है किसी के साथ? ऐसा हुआ है ना। मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ लिखा है कि लिख के देना है? वो आपको हर चीज बोलते हैं कि आप लिख के दो, लेकिन हम उनसे नहीं कहते कि तुम लिख के हमें भी दो। कहां पर लिखा है? कोई पूछता है? बस यही से शुरुआत होती है कि आप जहां बैठे हैं, जब आपसे सब कुछ रिटर्न में आपसे लिया जा रहा है, तो आप भी सामने वाले से रिटर्न में लो कि भाई मुझे भी लिखित में दे। शुरुआत वहीं से कर दोगे, कॉन्फिडेंस ऊपर होता चला जाएगा, सारी चीज एकदम ठीक होती चली जाएंगी। अब ये चीज़ें क्लियर हुई कि आपको जहां भी है वहां से शुरुआत करनी है आपको। किसी को कन्फ्यूजन है इस चीज़ में? क्लियर है? यानी कि आपको डीएम सीधा डीएम के पास जाके बात नहीं करना है, ठीक है। वो तो मजबूरी आएगी तो करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत वहीं से कर दो, निचले स्तर से ही। नीचे स्तर करोगे वहाँ पहुँच जाओगे, आप अपने आप पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी बहुत डरपोक आदमी था यार, बहुत डरपोक था। ऐसा नहीं, मेरी काँपें टांगती थी, समझ गए? लोगों की टांगें काँपती थी, मेरी काँपें टांगती थी, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब हाँ भैया जब बताओ क्या बताना है। तो सीधा सा यही है। अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, जो हमारे घनश्याम वर्मा जी का मुद्दा है। थोड़ा सा मैं सरल भाषा में जो मेरी समझ में है मैं वो बताऊंगा, और उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वर्मा जी बताएंगे क्योंकि उनकी मेहनत है सारी। अब मेरे सवाल आप लोगों से होंगे, जो जानकारी आप लोगों के पास होगी पहले से ही, तो आप लोग वो देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, चांदी का जो सिक्का था जो 98% जिसमें शुद्ध चांदी थी, वो कौन से सन में था? बताएंगे? बोलिए। 1960 लास्ट में, 1940 तक लास्ट था ना। देखिए आपके पास एक चांदी का सिक्का था 98% शुद्ध चांदी। उस समय आपके पास उसको जमा करने का क्या ऑप्शन था? बैंक था? बैंक था ना आप लोगों के पास? आपकी 98% चांदी, उसके अंदर आपने गए जाकर के 1 रुपया दिया, आपने चांदी का सिक्का दे दिया। अभी उन्होंने वो 1940 यानी कि 1940 के बाद उन्होंने उसको 50% चांदी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक कह रहा हूँ वर्मा जी? ठीक है जी। अब आपसे जो 1 रुपया लिया था उसमें आधी चांदी कर दी, यानी कि आपका आधा सिक्का कर दिया, यानी कि कायदे में 50 पैसे हैं। ठीक हूँ मैं? 50 पैसे के सिक्के पर 1 रुपये की मोहर लगा दी उन्होंने। आपकी लूट बैंक ने 50 पैसे की वहीं कर दी। अब आपके पास केवल 50 पैसा है, लेकिन रुपये 1 लिखा है, यानी कि अब उसके अंदर आधा चीज आएगी जो आपकी पहले 1 आ रही थी। यानी कि जो 1 रुपये में आप खरीद सकते थे, अब वो 2 रुपये में खरीदा जाएगा। आपके साथ ये घटना घटती है अभी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो 50% चांदी वाला सिक्का था उसको गिलट यानी कि अलॉय में कब बदला गया था? यानी कि लास्ट जो 50% चांदी का सिक्का था वो लास्ट तक कब था? 1944। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप। 1940 में आपके पास 98% चांदी थी और 1944 में आपके पास आ गई 50% चांदी। अब 50% चांदी भी बैंक ने लेकर के आपको अलॉय दे दिया। हमारी भाषा में हिंदी में से गिलट बोलते हैं, आपकी भाषा में अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अलॉय। मैं ठीक कह रहा हूँ वर्मा जी? ठीक है। अब आप सोचिए कि आपकी 50% चांदी यानी कि जो 50 पैसे था, जिसको 1 रुपया ठप्पा लगा के दिया था, अब वो गिलट दे दिया, यानी कि उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से, अनुमान बता रहा हूँ, बाकी आप ठीक कर लेना, 10 पैसे के आसपास रही होगी उसकी। 10 पैसे के ऊपर उन्होंने 1 रुपये का स्टैंप लगा दिया, यानी कि अब आपको 10 रुपये खर्च करने हैं 1 रुपये के आइटम को खरीदने के लिए, जो आपकी एक 98% चांदी का था। ठीक है, ये आपसे ले लिया। अभी ये बताएंगे जो गिलट का जो था ये चेंज करके 1 रुपया जो अभी लोहे का है, जिसको वर्मा जी दरिद्र नारायण कहते हैं, ये आपके हाथ में कब दिया गया? बताएंगे? 1947 में जी। ठीक है, 1947 में आपके पास जो अलॉय था, यानी कि अलॉय में मिक्स धातुएं होती हैं, इसीलिए अलॉय कहते हैं, उसमें सोना चांदी सब कुछ मिक्स होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है।
उसके बाद उन्होंने लोहा दे दिया, यानी कि वो जो थो 10% पॉइंट 10 पैसे का जो रुपया था आपके पास, उसको भी हटा के अब समझिए कि 1 पैसा रह गया वो, उसकी वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है, यानी कि उस समय आपको 1 रुपए की आइटम को खरीदने के लिए 100 रुपए खर्च करने थे, जो लोहे वाले सिक्के थे। आपका घट गया। आपको समझ में आया कि क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या घट रहा है। और हम में से किसी ने ही नहीं जाना कि उस पर 1 रुपए की स्टैंप लगाई है, उसकी वैल्यू खत्म कर दी है। समझ रहे हैं आप लोग? वैल्यू 1 रुपया ठप्पा लगाया है, लेकिन उसकी चांदी जो थी, यानी कि उसकी जो आत्मा थी, वो हटा दी है, खत्म। उसके बाद इनके दिमाग में और भी चीज आई कि भाई अब थोड़ा सा रुपया जो है, कागज का नोट जो है, उसको लाया जाए। यानी कि अब आपके पास जो धातु है वो धातु भी नहीं है। अब आपके पास जो रुपये का नोट जो है, कागज का नोट, अब उसकी वैल्यू आप समझिए, आपके पास 1 रुपये से लेकर के 500 रुपये का जो नोट है कागज का, मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 10-20 पैसे का डिफरेंस आएगा टोटल की प्रिंटिंग टोटल कॉस्ट में, 1 से लेके 500 तक। ऐसा क्या चीज़ उसमें चेंज होती है कि 1 रुपये का जो नोट है, बैंक नोट, उसमें और 500 रुपये का जो बैंक नोट है, उसमें क्या चीज़ डिफरेंस है? समझ सकते हैं आप लोग? पहले के चांदी के सिक्के में फर्क था। 1 रुपये में मोहर थी 15 रुपए की, जो उन्होंने पहले 10 की थी, फिर 15 की कर दी, लेकिन वहां सोना और चांदी था। यहाँ आपके पास कागज है, तो फर्क कैसे करोगे? 1 रुपये में, और उसमें लिखा है 1 रुपया, उधर लिखा है 500 रुपया, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये बता दिया। इसके आगे की पूरी स्टोरी जो है वो वर्मा जी बताएंगे पूरी कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि ये साधारण भाषा में मैंने समझा और बताया। अब देखिए सेम इसी चीज को मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। सभी साथी आए हैं। पहली बात तो यहाँ आ जाती मन की बात आती, मन की, कि मन में क्या चाहिए और क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आप जो आए हो ना, ये मन को क्या चाहिए? कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई कलारी पे जाना चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि इंसान जब अपनी क्लास में पढ़ने जाता है ना, तो उसको साल भर लगता है पास करने के लिए। मकान जब बनाता है ना, तो नींव खोदता है, दीवारें चलती है, छत ढलाई होती है, प्लास्टर होता है, कलर होता है, तब जाके पूरा मकान बनता है। तो अभी मैं बता दूं आपको, हमारे जो वक्ता हैं जो सेशन लेंगे, भाई किसको किसका सेशन कितना अच्छा लगता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि अभी सेशन जो लेंगे, अभी अपने जो भाई है रोहतक वाला मोहित भाई का पूरा हुआ है, इन भाई साहब का सेशन चल रहा है। अभी फिर रुपये के ऊपर घनश्याम जी वर्मा बोलेंगे, अभी हमारे ओम भाई बोलेंगे। तो अभी क्या हमारा खाना खाने का समय होने वाला है। तो अभी भाई साहब का थोड़ा बहुत जितना भी सेशन रहेगा, उसके बाद ओम भाई बोलेगा, ओम भाई बोलने के बाद फिर वर्मा जी बोलेंगे, और वर्मा जी के बाद आप जो कानून जो लड़ाई लड़ते हो, जो बैंक वाली जो मेन आपकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों को दिखाने के लिए सोमदेव भाई आएगा। सोमदेव भाई जो है वो सेशन बताएगा कैसे क्या रहेगा, क्या करना है। और मेरा काम तो मैनेजमेंट का है, तो मैं तो बीच बीच में बोलता रहूंगा। बाकी हम ये जो बताएंगे वो काम करके हम देंगे। तो सभी साथी धैर्य बना के रखे। मकान धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो समय आने पे फल मिलेगा। अपने मन को धीरज बना के रखे। खाना भी तैयार है, खाना भी खाना है, कल फिर आना है। बाकी नहीं आओगे तो मार खा जाओगे, और यहीं रहना है। खाने की, सोने की, उठने की, बैठने की, बातचीत करने की सारे बने हुए। अरे 2 दिन जीवित मर लो। कबीर साहब जी की वाणी है कि जग में जीवित क्यों ना मरे रे, मन को धीरज धरे रे। तो जीते जी जो मरेगा ना, वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो जीते जी मरना पड़ेगा आपको। 2 घंटे के लिए मर जाओ, 2 दिन के लिए मर जाओ, परमानेंट मर जाओगे तो घर को कौन संभालेगा? बीवी बच्चा कौन संभालेगा? तो जीते जी मरना पड़ेगा। इस मन को धैर्य बना के रखो, सफलता के दिन आएंगे। सफलता कहीं दूर नहीं है हमारी, इस बात की गारंटी हम देते हैं।
धन्यवाद। चलिए ना, चलिए तो खाली कैमरा ऑन कर दो, कैमरा। धन्यवाद। अब देखिएगा, मेरे पास ये सिक्के भी आ चुके हैं। ये 1940 का सिक्का है, 98% चांदी का। %98 चांदी का सिक्का है ये, ठीक है जी। मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि यकीन मानेगा, मैंने खुद नहीं हाथ में लिया था ये कभी, आज पहली बार मैंने हाथ में लिया है। तो मुझे इसका वेट फील हो रहा है कि हाँ ये कुछ है, ये दम है इसके अंदर। इसके बाद 44 का है, इसमें वेट कम महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन इसमें 50% चांदी है इसमें, ठीक है जी। लेकिन चांदी इसमें है अभी आपके पास। उसके बाद ये अलॉय है, गिलट, इसमें वेट है। उसके बाद इन्होंने ठेंगा दिखा दिया आपको लोहे का, दरिद्र नारायण देके, ठीक है जी। ना इसमें वेट है ना इसमें धातु है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब इसको और भी छोटा कर देते हैं, यानी कि और भी छोटा कर दिया इसको, बिल्कुल ख़त्म। और फिर आपकी जेब से ये भी गायब कर दिया है। आज आपकी जेब में ये भी नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने एक प्रैक्टिकल सीखा, मतलब खुद से सीखने की कोशिश करता हूँ। हम सबको एक भ्रम में रखा जाता है, यानी कि हमारे माइंड की नरिशमेंट इस तरीके से किया है पूरे दिमाग को। आप लोग देखिए, सबको ये पता लग रहा है कि आज अगर मैं कोई ज़मीन खरीद लूँ, जैसे 1 बीघा ज़मीन खरीदा, तो 2 साल में 3 साल में वो डबल हो जाएगी। ऐसा किस किस को लगता है? लगता है ना, ठीक है, बराबर है। अभी जिसको डबल लगा वो इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, इधर आ जाइए। जिसको डबल लगा है वो मेरे पास आ जाइए जरा एक बार, आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए, आ जाइए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे साथ जो खेल खेला गया है ना दिमाग के साथ, वो बहुत ज़रूरी है निकलना। आइए बैठिए। अब मान के चलिएगा, आज 1 बीघा ज़मीन जो है हम 10 लाख की खरीद रहे हैं, ठीक है। हम 2 साल की बात नहीं, 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है जी। डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख, ठीक। तो कहने के लिए होगा कि वो दुगना हो गया है ना, और सब खुश हो जाएंगे, हाँ हमारे दुगना हो गया है ना। कितने लोग खुश होंगे इस बात से कि दुगना हो गया? सभी हो जाएंगे ना। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ज़मीन खरीद ली, ये समझ लीजिए 1 बीघा है आपके पास, ये अब 20 लाख का हो गया है आज। आप ये दुगना हो गया ना, तो आज ये आप बेच के 2 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे इसी के साथ वाली। उसका भी तो डबल हो गया ना सर? नहीं, उसका डबल नहीं हुआ ना, आपका डबल हुआ है ना। जो 2 बीघा खरीद ली उसका, वो भी तो डबल होगी ना उसके साथ, साल के हिसाब से। तो इस हिसाब से तो वो भी डबल नहीं हुआ ना। हाँ, वही बराबर। यही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको भ्रम में डाला गया कि वो डबल हो गया है। आप वो बेच के दुगना नहीं खरीद सकते। आपको मतलब नहीं है ना बगल वाले से, भाई आपका डबल हुआ है, खुशी आपको हुई है, दूसरे को थोड़ी हुई है। आपको खुशी रही कि मैंने 10 लाख का खरीदा था 5 साल पहले, आज 20 लाख हो गए मेरे, तो खुशी डबल हो गई कि दुगना हो गया। जबकि दुगना नहीं हुआ है, आपके जो नोट की वैल्यू है वो आधी हो गई। यानी कि जो 5 साल पहले आपने 10 लाख दिए थे, आज उसके लिए आपको 20 लाख खर्च करने हैं। कभी इस एंगल से सोचा आपने? सब सोचते हैं डबल हो गया। आज मैंने पिछले एक साल पहले मैंने सोना 1 ग्राम, वो 10 ग्राम खरीदा था तो 1 लाख का था, आज वो 1.5 लाख का हो गया। तो 1.5 लाख में वो उसको लगता है 1.5 गुना। मैंने कहा आज बेचो और 1.5 गुना खरीद के दिखाओ, खरीद सकते हैं। इट मीन्स कि उनकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती ना घटती, आपकी मेहनत की वैल्यू गिर रही है, ठीक है जी। आपको थैंक यू। अभी आप लोग धन किसको मानते हैं? इसको या आपकी जेब में जो
नोट है उसको किस चीज को धन मानते हैं आप लोग? बताइए। हाँ जी, धन किस चीज को मानते हैं आप लोग? धन हेलो, धन किस चीज को मानते हैं? देखिए, बिल्कुल हरेश भाई सही कह रहे हैं। जो 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 खुद को मल्टीप्लाई कर सके असल में धन वो है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 1 बीघा जमीन आपकी डबल हो गई तो आप दुगनी नहीं खरीद पाओगे, वो उतने की ही है। ठीक है जी। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि आपने एक भैंस खरीदी है, आज 1 लाख की खरीदी मानिए, अगले साल वो एक बच्चा देती है, तो आपके पास एक भैंस और एक बच्चा है। 3 साल के बाद वो भी भैंस हो जाती है। मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने पाली नहीं, तो मुझे पता नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अनुमान है मेरा। ठीक है, अब आपका 3 साल में 2 भैंसें हैं, यानी कि अगर आपकी 1.5 लाख की भी आप मान के चलते हैं उसको कि रेट बढ़ गया, तो आप 3 लाख रुपए आपके पास है। ठीक है जी। तो आज अगर आप एक बेच देंगे तब भी आपके पास एक बचेगा। असली धन वो है, यानी कि जो अपने को मल्टीप्लाई कर सके वो असली धन है। हम ये केवल इन्फ्लेशन रोकने का धन है, इन्फ्लेशन रोकेगा। यानी कि जो 98% चांदी जो थी, जो उस टाइम जितना सामान इसमें आ सकता था, आज भी इसी में इतना ही आ जाएगा। ये इन्फ्लेशन को नहीं, इसके ऊपर असर पड़ता, ये सेम रहेगा। लेकिन असली धन जो है खुद को मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पुत्र धन, पशुधन, अन्न धन। पुत्र मतलब दोनों, बेटा बेटी दोनों आएंगे इसमें। यह मत समझे पुत्र धन मतलब पुरुष के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, जो खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि शादी हुई, पति पत्नी हुए, उन्होंने एक और पैदा किया तो अब वो 3 हो गए हैं, 2 से 3। ये धन है असली। और हम सब दौड़ रहे हैं नकली धन के पीछे, बिल्कुल नकली, जिसका अपना अस्तित्व नहीं है। मेरी नज़र में तो नहीं, क्योंकि वो हर रोज जब डेप्रिसिएट हो रहा है, गिर रहा है, तो वो असली धन क्या, धन ही नहीं हो सकता। असली तो छोड़ दीजिए, वो धन ही नहीं है जिसके पीछे आप लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो एक तो पहले अपने आप को असली धन के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए कि असली धन क्या है, वो पता भी लग गया है, और खुद से भी चेक कीजिए कि असली धन क्या है। अच्छा, आप लोगों में से ओमपुरी को कौन कौन जानता है? ठीक है, और घनश्याम वर्मा जी को? ठीक है। अच्छा, वर्मा जी को कौन अपना समझता है? ध्यान रखना, कौन कौन अपना समझता है? अच्छा, 1 2 3 4 5, अच्छा 6-7 लोग अपना समझते हैं, और बाकी? हाँ जी, जानते नहीं, अभी जानने के लिए सबने हाथ उठाया था ना। मैंने पूछा घनश्याम वर्मा जी को कौन अपना मानता है? वर्मा जी 8-9 हाथ उठ रहे हैं बस, जो आपको अपना मानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को आप लोगों ने पहली बार देखा है, कुछ लोग जानते हैं। और मुझे कितना मानेंगे आप? मानते हैं? अपना मानेंगे मुझे? ठीक है, मैं किसी को अपना नहीं मानूंगा। हरेश भाई ऐसा नहीं यार, मतलब ये कौन सी बात हो गई यार, मतलब आपको पता है तो आप ऐसा उंगली करेंगे? अच्छा देखिए, ये जो हमारा है ना, हमारे साथ जो खेल दिमाग के साथ चलता है, मैं उसी के साथ बात कर रहा था। ये अपना मानना क्या चीज़ है? आप आ जाइए, आप आ जाइए। अभी मैं इनसे सवाल पूछूंगा। अगर ये यहाँ पर अपने माता पिता के साथ आए होते और मैं इनके सामने आता, तो ये अपने माता पिता का परिचय कैसे कराते? बताएंगे आप मुझे? आपके माता पिता हैं? आपके माता पिता हैं, मैं सामने आया हूँ, तो आप मुझे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे? ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माताजी हैं। ठीक है। शादी हो गई आपकी? पत्नी को कैसे मिलाएंगे? ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या आपको लगा आपको ये कहना चाहिए कि देखिए परिंद जी,
आप मेरे मित्र हैं और इनको मैं अपनी मम्मी समझता हूँ और इनको अपने पिताजी समझता हूँ। कभी करा ऐसा? क्यों नहीं किया? समझने वाली क्या बात है, वो है माता पिता, तो समझने में क्या। इसका मतलब क्लियर होता है कि समझने का मतलब है कि वो नहीं है आपका। मैं ये पूछ रहा था कि जैसा आपने कहा कि वर्मा जी को कौन कौन अपना मानता है, तो अपना मानने से क्या तात्पर्य है, मतलब वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। मैंने कहा अपना मानते हैं, वो थोड़ा शब्द बदल, अपना मानने वाली बात है। देखो, मैं आपको भाई मानता हूँ, या इसका मतलब सीधा है कि आप मेरे भाई नहीं हो। हाँ, मानता हूँ। नहीं हो तभी तो मानूंगा ना, मेरे होंगे तो नहीं मानना पड़ेगा ना मुझे। वर्मा जी मेरे बड़े हैं, वो बड़े भाई समझ लीजिए, पिता तुल्य समझ लीजिए, तो वो मैं उनको मानता नहीं हूँ, मेरे हैं तो बात ही खत्म। बस। तो मेरा कहना है कि जब आप किसी को मानने की बात करें तो थोड़ा सोचिएगा कि आप मानते हैं, इसका मतलब आपके नहीं हैं। जिस दिन आपके हो जाएंगे उस दिन आपको मानना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अपने भाई को यहाँ लेके आऊँगा, बड़े भाई को, तो मैं ये कहूँगा ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि देखिए जी इनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ। ठीक है? तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि कौन आपका है और किसको आप अपना मानते हैं। तो वर्मा जी आपके बहुत सारे हैं मानते थोड़े से हैं आपके बहुत सारे। ठीक है जी, तो मेरा इतना ही है अभी के लिए। और किसी को अगर इसमें जो मैंने अभी आपको पूछा है, इसमें किसी को कोई सवाल हो, जो मैंने बताया इसमें कोई सवाल हो तो बताइए। है किसी का कोई सवाल? ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, इतने ध्यान।